Boycott China. Is it really going to work? Can India effectively implement this? If yes, then how? अगर आप लोगों के मन में भी ये सारे सवाल हैं तो आज की वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। आज की वीडियो में बात करेंगे इसी पॉइंट पे, इसी टॉपिक पे जो आज की डेट में हमारी कंट्री में आग की तरह फैल रहा है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पुरुषार्थ अत्रेश है और आज के वैंटेज पॉइंट में बात करेंगे इस हैशटैग के बारे में जो कि है बॉयकॉट चाइना। पहले इसके बारे में बात करें, हमें इसकी बैकग्राउंड स्टोरी जानना बहुत जरूरी है। तो 15 जून की रात को हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में क्लैश होता है जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो जाते। तो यार ये जो क्लैश हुआ था हमारी आर्मी और चाइना की आर्मी के बीच में, ये हुआ था गालवान वैली में। इससे पहले कि मैं आपको गालवान वैली के बारे में बताऊं, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि एक नायब सूबेदार नंदूराम सोरेन, जिन्होंने आर्मी को 23 साल सर्व किया था और 16 बिहार रेजिमेंट के एक बहुत ही काबिल और वीर जवान थे, वो इस 20 आनों में वो भी थे जो शहीद हुए थे। उन्होंने रिटायरमेंट प्लान बना रखा था अपने होम टाउन में। वो अपने लिए घर बना रहे थे जो कि उन्होंने सोचा था रिटायरमेंट के बाद उस घर में अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, लेकिन सोचिए उनका वो सपना अधूरा रह गया। अब बात करते हैं गालवान वैली की। तो ये गालवान वैली है कहां पे? ये गालवान वैली, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ये स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैली जहां पे चाइनीज आर्मी ने अपने जैमर्स, अपने आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरीज वगैरह लगा के रखी हुई है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सीमा में कोई घुसा नहीं है, लेकिन उससे पहले जब हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि चाइना सीजेबल नंबर में चाइनीज आर्मी इंट्रूड कर चुकी है हमारी इंडियन टेरिटरी में। तो अब किसकी बात सच माने, डिफेंस मिनिस्टर साहब की या फिर प्राइम मिनिस्टर जी की? ये बड़ी कंफ्यूजन है। 1996 में इंडिया और चाइना के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको हम बोलते थे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। इसमें आर्टिकल 6 के तहत ये क्लियरली मेंशन था कि एक साइड दूसरी साइड में अपना अग्रेशन, अननेसेसरी अग्रेशन नहीं दिखा सकती। ना ही आप बायोलॉजिकल वेपन्स यूज कर सकते हो, ना ही आप गन्स यूज कर सकते हो, और अननेसेसरी अग्रेशन दिखाना तो बिल्कुल फोरबिडन था। लेकिन चाइना ने ना ये पहले कभी माना था और ना ही आज कभी मानती है। इसी वजह से उन्होंने जो हमारी आर्मी पर अटैक किया था उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। एक रिपोर्ट के हिसाब से चाइना ये अटैक 2 दिन पहले से प्लान कर चुका था। उन्होंने अपने फाइटर जेट्स मैनोवरिंग के लिए इंडियन आर्मी की टेरिटरी में ऊपर घुमाने शुरू कर दिए थे और वो इंडियन आर्मी का जो स्ट्रेंथ है उसका जायजा ले रही थी। ये सब असेस करके उन लोगों ने 2 दिन बाद गालवान वैली में रात को 15 जून की रात को अटैक कर दिया। तो आप देख सकते हैं चाइना का अग्रेशन। अब बात करते हैं चाइना इतना अग्रेसिवली इंडियन टेरिटरी में घुसने की क्यों कोशिश कर रही है। पिछले साल हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है, मिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि अक्साई चिन भी हमारा है। अक्साई चिन में आपको बता दूं, 1962 की लड़ाई के बाद अक्साई चिन का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना ने इंडियन टेरिटरी पे कब्जा कर लिया था। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अक्साई चिन वो वाला एरिया है, आप मैप में देख सकते हैं। तो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा था अक्साई चिन भी हमारा है और पीओके भी हमारा है। पीओके है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इन बयानों को सोच के, इन बयानों को मद्देनजर रखते हुए चाइना ने इंडिया पे अग्रेशन, अननेसेसरी अग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया है। सिर्फ गालवान वैली में नहीं, आप देख सकते हैं जो मैप में आप देख सकते हैं कि चाइना ये वाला अटैक अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है वहां पे जो मैकमोहन लाइन है जो इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है, चाइना अग्रेशन वहां पे भी दिखा रहा है। गालवान वैली में, हॉट स्प्रिंग्स में, हर जगह चाइना का अग्रेशन है। लेकिन आज हम बात करेंगे गालवान वैली की। क्यों? क्योंकि गालवान वैली स्ट्रेटेजिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। वहां पे इंडिया ने जो एक रोड बनाई थी, दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, जो डीबीओ रोड है, जिसके अगेंस्ट चाइना खड़ा हुआ था कि इंडिया ने ये रोड क्यों बनाई। लेकिन आप अगर देखेंगे तो इस रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो पिछले 15 साल से चल रहा था। तो चाइना को अब क्या दिक्कत हुई थी? अब कुछ लोग कहते हैं कि ये उस वजह से था कि होम मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिए थे चाइना उसके अगेंस्ट इंडिया को दिखाना चाहती है कि देखो हम दबेंगे नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चाइना की ये बहुत पुरानी आदत है, और जो कि बिल्कुल सही बात है। ये टेरिटरी कब्जा करने की चाइना की बहुत पुरानी आदत है। मैं आपको बताऊं, चाइना ये हरकत सिर्फ इंडिया के साथ नहीं कर रहा, बल्कि साउथ चाइना सी में आप मैप में देख सकते हैं, ये हरकत वो वियतनाम के साथ भी कर रहा है, हांगकांग के साथ भी कर रहा है और ताइवान के साथ भी कर रहा है। इनफैक्ट हांगकांग में तो चाइना ने एक लॉ पास किया, नेशनल सिक्योरिटी लॉ, जिसके तहत अगर हांगकांग का कोई भी आदमी अगर चाइना की नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। हांगकांग वाले अपने आप को चाइना का पार्ट नहीं मानते, लेकिन जो हांगकांग में गवर्नमेंट है वो पूरी प्रो चाइना है। चाइना पूरी दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस से हटा के दूसरी जगह पे लगाना चाहता है। एक ये भी रीजन है चाइना की इन सब हरकतों पे, ये सब हरकतें करने का, कि पूरी दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस से हटाओ और दुनिया को बताओ कि देखो कोरोना वायरस हमारे यहाँ से नहीं आया था, जिसकी अभी जांच चल रही है। यूएस ने कंटिन्यूअसली चाइना पे अटैक किया है कि ये वायरस जो है ये आपके वहां से, आपकी वुहान लैब से, वुहान में जो आपकी वायरस लैब है, वायरोलॉजी लैब है, वहां से इमर्ज हुआ है, इनफैक्ट ट्रंप ने तो ये भी बोला कि ये कोरोना वायरस नहीं, ये चाइनीज वायरस है। वो उसको कोरोना वायरस बोलते ही नहीं है, वो उसको सिर्फ चाइनीज वायरस बोलते। तो इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए चाइना ये सब चीजें कर रही है ताकि वर्ल्ड वाइड लोगों का ध्यान इन सब चीजों से हट जाए। ऑस्ट्रेलिया
यूएस, इंडिया ने तो ये नहीं बोला खैर, बट ऑस्ट्रेलिया और यूएस में कंटिन्यूसली उन लोगों ने बोला है कि इस चीज पे तहकीकात होनी चाहिए, एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये वायरस चाइना से इमर्ज हुआ है या नहीं। सोनम वांगचुक जी हाँ, सोनम वांगचुक जी वही है, 3 इडियट्स में आपने देखा होगा, आमिर खान ने जिनका किरदार निभाया था, फुनसुक वांगडू, वो उन्होंने सोनम वांगचुक जी का ही किरदार निभाया था। तो कुछ दिन पहले सोनम वांगचुक जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि चाइना की बुलेट पावर का जवाब तो हमारी इंडियन आर्मी दे देगी, लेकिन हम पब्लिक को, जो हमारी जनरल जनता है इंडिया की, हमें भी चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। कैसे? अपनी वॉलेट पावर से। इसमें उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने ये बोला था कि हम चाइना को इकोनॉमिकली कैसे हिला सकते हैं। चाइना इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ये हम सबको पता है, लेकिन क्या इंडिया उसको हिला सकती है? क्या इंडिया चाइना की इकोनॉमी को हिला सकती है? आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। अब आते हैं उस अहम क्वेश्चन पे, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू बॉयकॉट चाइना? तो यार, सुई से लेके कपड़ों तक और मोबाइल फोन से लेके फ्रिज तक हमारे यहाँ चाइना का दबदबा है। हमारे हाउस होल्ड्स में चाइना का बहुत अच्छी तरीके से दबदबा है। शायद ही ऐसी कोई कंट्री होगी जहां पे मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स ना बिकते हो। इनफैक्ट स्टेटस सिंबल माने जाने वाला एप्पल जो आईफोन है, वो तक असेंबल चाइना में होता है। तो आप देख सकते हैं चाइना ने कितनी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रखी है मार्केट। इंडिया जितना चाइना में एक्सपोर्ट करती है अपना सामान, उससे 7 गुना ज्यादा चीजें चाइना इंडिया में इंपोर्ट करती है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट कितना है बीच में। ट्रेड डेफिसिट, दोस्तों मैं आपको बता दूं, ट्रेड डेफिसिट वो होता है कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री में कुछ एक्सपोर्ट कर रही है और वहां से जो इंपोर्ट कर रही है, तो उन दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो गैप बनता है ना, उसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। अगर हमारी कंट्री इंडिया इस वक्त चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट में है, और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस में है। सरप्लस में मतलब इंडिया ज्यादा सामान एक्सपोर्ट कर रहा है, कम सामान इंपोर्ट कर रहा है यूएस से, लेकिन चाइना में इंडिया ज्यादा सामान इंपोर्ट कर रहा है और बहुत ही कम सामान एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि आप इस स्टार्ट में देख ही सकते हैं कि चाइना का किस हिसाब से दबदबा है इंडियन मार्केट में। स्मार्टफोन्स में 1,44,000 करोड़ से भी ज्यादा चाइना का मार्केट शेयर है इंडियन मार्केट में। हमारे यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं, ओला, आपका ओयो, स्विगी, जोमैटो, बाइजूस, इन सब में चाइना की थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स है। अब आप सोच लो, चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर करके हमारी स्टार्टअप्स में भी चाइना की इन्वेस्टमेंट है, स्मार्टफोन मार्केट में चाइना की इतना अच्छी तरीके से दबदबा है, और एक और चीज, हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें चाइना का इतना ज्यादा दबदबा है, उसमें चाइना ने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो होते हैं वो सब चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन HCQS जो दवाई थी, जो एंटी मलेरियल ड्रग है, जिसको स्टार्टिंग में WHO ने बोल दिया था कि आप इस दवाई को ट्रायल बेसिस पे इमरजेंसी यूज के लिए कोरोना वायरस के पेशेंट को दे सकते हैं। ट्रंप ने ये बोला था कि हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इंडिया से लेनी है। उन्होंने इंडिया को बोला था कि आप प्लीज ये दवाई हमारे लिए एक्सपोर्ट करिए। उसमें जो रॉ मटेरियल है ना उसका, वो तक चाइना से आता है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है चाइना का किस हिसाब से दबदबा है। हमारे यहाँ की फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी चाइना की इन्वेस्टमेंट है। जो फार्मेसीज जो है, जो दवाइयां हैं हमारी कंट्री में, वो भी चाइना से बहुत मेजर शेयर है, चाइना का काफी मेजर शेयर है जो हम इम्पोर्ट करते हैं। अरे अब ये तो छोड़िए, दिवाली में जिन गणेश जी की हम पूजा करते हैं वो तक चाइना से आते हैं। हमारे यहाँ दिवाली की जो लाइट्स हैं वो भी मेड इन चाइना है। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 के अंदर 3 MOU साइन करे थे चाइना की 3 कंपनीज से। ग्रेट वॉल मोटर्स जो वहां की गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, और PMI इलेक्ट्रोमोबिलिटी सॉल्यूशंस, और हेंगली इंडस्ट्रीज जो है, उन 3 कंपनीज के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने MOU साइन करे थे कि 5,000 करोड़ से ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि चाइना किस हिसाब से अपना दबदबा बनाए बैठा है हमारी कंट्री में। तो क्या इतना आसान है चाइना को बॉयकॉट करना? तो अगर हम बात करें तो इन सब चीजों को इतनी आसानी से बॉयकॉट करने से भारत आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। इनफैक्ट अगर हम बॉयकॉट चाइना कर भी दें और चाइना के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दें, तो इससे चाइना को नहीं, इंडिया को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि चाइना ने इतने अच्छी तरीके से अपनी पकड़ जमा रही, अपना पंजा जमा लिया है हमारी कंट्री की मार्केट में, कि हम चाइना को इतनी आसानी से बॉयकॉट नहीं कर सकते। इनफैक्ट इससे अगर बॉयकॉट कैंपेन इस हिसाब से हमने एकदम से स्टार्ट कर भी दिया ना, तो चाइना से ज्यादा फर्क जो पड़ेगा वो हमारी जनता को पड़ेगा। आप सोचो, इससे GDP कितनी कॉन्ट्रैक्ट होगी, यहाँ के लोगों को और भी महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा ही नुकसान। तो पास्ट इंस्टेंसेस से हमें ये पता लगता है कि ये जो बॉयकॉट वाले कैंपेन्स थे ये उतने सक्सेसफुल रहे भी नहीं। चाहे वो 1930 का चाइना का बॉयकॉट जापान हो, जब जापान चाइना की टेरिटरी हथियाने की पूरी कोशिश कर रहा था और काफी हद तक हथिया भी ली थी, या फिर 2003 का USA का बॉयकॉट फ्रांस हो, जब 9/11 के अटैक के बाद फ्रांस ने अपनी आर्मी इराक में भेजने से मना कर दी, या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं उनका बॉयकॉट इजराइल और बॉयकॉट यूएस दोनों हो। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से इजराइल पैलेस्टीन के लोगों पे जब अत्याचार कर रही थी, तो उन लोगों ने ये सोचा था कि इजराइल और यूएस दोनों को बॉयकॉट करना है। लेकिन आपको बताऊं, ये कैंपेन्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहे उस हिसाब से। क्या लगता है
बॉयकॉट चाइना सक्सेसफुल रहेगा? इससे पहले कि हम बॉयकॉट चाइना के बारे में बात करें कि वो इंडिया में इंप्लीमेंट हो सकता है नहीं, पहले हमें ये जानना जरूरी है कि चाइना इतने सस्ते प्रोडक्ट्स बना कैसे पाता है। इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। वहां की जो गवर्नमेंट है वो चाइना की इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज देती है कि भैया आप एक्सपोर्ट करिए, आप सस्ते प्रोडक्ट्स बनाइए और उनको धड़ल्ले से एक्सपोर्ट करिए, हम आपको पूरा साथ दे रहे हैं। वो इतने कम कॉस्ट में चीजें मैन्युफैक्चर करती हैं कि बाकी कंट्रीज की इंडस्ट्रीज चाइना की इंडस्ट्रीज को, चाइना की कंपनीज को कम्पीट ही नहीं कर पाती। चाइना पूरा ध्यान रखती है कि दूसरी कंट्री की मार्केट में इस वक्त किस चीज की ज्यादा डिमांड है। एक सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो दिवाली के टाइम पे हमारे यहाँ लाइटें होती हैं कि पता है सबको कि भैया हम अपने घरों में लाइटें लगाएंगे और क्या कहते हैं दिए जलाएंगे और ये सारी चीजें जो हैं पटाखे वगैरह हैं ये सब फोड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता है चाइना पूरी अच्छी तरीके से चालाकी से मार्केट पे टैब रखती है, ध्यान रखती है कि दूसरी कंट्री में मार्केट में इस वक्त किस चीज की जरूरत है, तो वो चीजें बल्क में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देती हैं। दिवाली की लाइटें बल्क में मैन्युफैक्चर कर देंगे। जो जिन हम गणेश जी, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं उनकी मूर्तियों को धड़ल्ले से वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, मास बल्क में प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और उन सारे प्रोडक्ट्स को हमारे इंडियन मार्केट में फ्लड कर देते हैं। तो हमारे ट्रेडर्स के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? वो महंगे प्रोडक्ट लें जो थोड़े से महंगे होते हैं, जो इंडिजिनियसली इंडिया में बने होते हैं, या फिर इतने सारे जो बल्क में प्रोडक्ट्स चाइना से आ रहे हैं वो सस्ते प्रोडक्ट्स लें। आप लोग क्या प्रेफर करते हो? आप जब कोई चीज लेने जाते हो क्या आप बोलते हो कि भैया हमें महंगा दे या हमें सस्ता दे? आप तो यही बोलोगे ना कि हमें सस्ता दे। अगर आप फॉर एग्जांपल आप दिवाली की लाइटें लेने जा रहे हो, आप यही तो देखोगे कि मेरे को सस्ती लाइट्स मिले। महंगी लाइट्स का क्या करेंगे हम? तो वो सस्ती लाइट्स जो होती हैं वो चाइना में हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करता है। सबसे बड़ा रीजन चाइना का डोमिनेंस जो है हमारी डोमेस्टिक मार्केट में वो ये है कि वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर रखा है अपनी इंडस्ट्रीज के लिए। वहां की जो इंडस्ट्रीज है उनको टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, बिजली हो, पानी हो, चीजें मतलब जो जगह होती है वो उनको इतनी बढ़िया तरीके से बना के दी जाती है कि वो बहुत आराम से अपना बिजनेस कर सकते हैं, बहुत आराम से अपनी चीजें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उधर लोन्स मिलना बहुत आसान है। मतलब कि अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मेरे को लोन चाहिए तो मेरे को 100 मतलब इतने सारे फॉर्म्स साइन करने की जरूरत नहीं है। मैं वहां पे सिंपली लोन के लिए अप्लाई करूंगा, मेरे को इजीली लोन मिल जाएगा। इंडिया में रेड टेपिंग बहुत है, हमें बहुत सारे फॉर्म साइन करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें रखनी पड़ती हैं, बहुत सारे जो फॉर्मेलिटीज होती हैं पूरी करनी पड़ती है। रेड टेपिंग अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं तो आप जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो, बड़ी बड़ी लाइनों में लगते हो, फॉर्म्स साइन करते हो। अब तो ये भी हो गया कि गाड़ी का अलग बनता है और 2 व्हीलर्स का अलग और 4 व्हीलर का अलग लाइसेंस बनता है, उसके लिए आपको अलग फॉर्म भरना है। तो ये होती है रेड टेपिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल। हमारे यहाँ भी अगर हम लोन्स लेने जाते हैं तो हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। चाइना में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहां पे बहुत इजीली बिजनेस लोन्स मिल जाते हैं। अब ये लोन्स मिलने की, इतनी इजीली लोन्स मिलने का प्रोविजन हमारी गवर्नमेंट भी लाई है। अभी जो इनका आत्मनिर्भर भारत पैकेज है हमारी गवर्नमेंट का, उसमें उन्होंने एमएसएमईज जो है, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उन लोगों को आसानी से लोन देने की बात करी गई है। उनको ये बोला है हमारी गवर्नमेंट ने कि आपको हम इजीली लोन देंगे। अब यार वही बात है, ये प्रोविजन जुमला बन के ना रह जाए, अच्छी तरीके से एक्चुअली अगर इंप्लीमेंट हो तो कुछ बात भी है। चाइना अपनी इंडस्ट्रीज को वैल्यू एडेड टैक्स जो वैट होता है उसमें फुल रिबेट देता है कि मतलब भैया आप एक्सपोर्ट करिए, आप पे कोई वैट लगाया नहीं जाएगा। यहां तक कि हमारी जो इंडिया की इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि उषा फैंस हो गई, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया और आपके डॉक्टर रेड्डीज जो हैं इतने मशहूर, वो उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन तक का प्लांट चाइना में है। क्यों? क्योंकि वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट करती है इंडस्ट्रीज के। तो यार बाहर की कंपनीज क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगी चाइना में? उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल रहा है, वहां तक कि इनफैक्ट वहां पे स्किल्ड लेबर मिलते हैं, उनको लेबर इतना अच्छी मिल रही है, कम प्राइस पे लेबर मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। तो यहाँ पे क्यों आएंगे? कहीं और क्यों जाएंगे? वो चाइना में तो अपना प्लांट लगाएंगे। चाइना ने ये वहां पे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत अच्छा कर रखा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की 2014 में रैंकिंग थी 142। हालांकि अब रैंकिंग काफी इंप्रूव हुई है, अब इंडिया 63rd पे आती है, लेकिन आप देखिए चाइना 31st पे है। तो यहाँ पे इंडिया से बहुत आगे है चाइना। कोरोना वायरस जो है उससे लड़ने के लिए हमारे यहाँ जो पीपीई किट्स हैं और जो साबुन हैं वो सब है, वो जितनी भी ये सारी चीजें हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट आज की डेट में हमारे डॉक्टर्स के लिए और बाकी सब लोगों के लिए, वो सब चाइना से इंपोर्ट होता है। इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज होती क्या है? ये टर्म का मतलब ये है कि जब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जब वो काम करती हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होती है और दूसरी बार ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एकदम कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जब इतनी सारी कंपनीज काम करेंगी और सेम चीज बनाएंगी तो आप सोचिए उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो एकदम खत्म हो जाएगी। अगर आप मैप में देखें तो हांगकांग
और ताइवान, ये कितनी अच्छी तरीके से एक स्ट्रेटेजिकली कितनी अच्छी लोकेशन पे है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस का कितना फायदा मिलता है चाइना को। यहाँ पे ट्रेडिंग आसानी से हो सकती है। यहाँ पे ताइवान में और हांगकांग में सबसे ज्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की असेंबलीज होती है। जैसे कि एप्पल का जो आपका फोन है, आईफोन है, वो है तो यूएस का, कैलिफोर्निया का एप्पल कंपनी का, लेकिन उसकी जो फाइनल असेंबलिंग होती है ज्यादातर ताइवान में होता है। तो चाइना को इस चीज का बहुत अच्छी तरीके से एडवांटेज मिलता है। वहां की लेबर को भी चाइना ने अच्छी तरीके से कंट्रोल में कर। अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया के साथ, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज को उतनी फ्रीडम नहीं दी जाती। अगर हमारे इंडस्ट्रीज को उतनी फ्रीडम दे दी जाए, हमारे यहाँ के जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको इतनी फ्रीडम दे दी जाए, तो एक और सवाल उठता है कि अगर उनको इतनी फ्रीडम मिलने लगी तो हमारे जो लेबर है उनकी एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं शुरू हो जाएगी इन कॉर्पोरेट्स के हाथों। तो अगर इस चीज को रोकना है तो गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, ऐसे प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे कि इन कॉर्पोरेट्स के हाथों लेबर की एक्सप्लॉइटेशन ना हो। अभी रिसेंटली 3 स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन लोगों ने अपने लेबर लॉज भी डाइल्यूट किए। तो अब इसमें गवर्नमेंट को बड़ी ध्यान देना होगा कि इन कॉर्पोरेट्स के हाथों जो हमारे लेबर हैं उनकी एक्सप्लॉइटेशन ना हो। हम इंडिया में मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे तो मेक इन इंडिया के तहत जो एफडीआईज हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, जो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर्स में है इन्वेस्टमेंट। सर्विस सेक्टर मतलब आईटी सेक्टर। इस सेक्टर को तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। यहाँ की वर्कफोर्स इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी केपेबल, इतनी स्किल्ड वर्कफोर्स है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। मेक इन इंडिया के तहत जो एफडीआई है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, वो हमें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतनी स्किल्ड लेबर नहीं है और वहीं पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। हमारे यहाँ की पब्लिक ने और हमारे यहाँ के कुछ मिनिस्टर्स ने ये जिम्मा उठाया था कि बॉयकॉट चाइना को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करें। हमारे यहाँ की पब्लिक ने तो इनफैक्ट टिकटॉक को अच्छी तरीके से अनइंस्टॉल कर दिया था, हर जगह से टिकटॉक को हटा दिया था, टिकटॉक की रेटिंग एकदम से गिरा दी थी। तो अब सवाल उठता है कि इन एप्स को अनइंस्टॉल करने से क्या हम बॉयकॉट चाइना इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ के हमारे जो यूनियन कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर्स हैं, मिस्टर रामविलास पासवान जी, उन्होंने ये बोला था कि उनकी मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी चाइना की जो स्टेशनरी है, जो उनके ऑफिशियल पेपर वर्क में स्टेशनरी वगैरह यूज होती है, जो चाइना से इंपोर्ट करी जाती थी, वो सब बैन कर दिया। वो उन्होंने ये भी बोला है कि ऐसे प्रोविजंस भी लाने जा रही है उनकी गवर्नमेंट, जिससे जो लो क्वालिटी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो एकदम बैन हो जाएंगे। वो सिर्फ चाइना से नहीं, बाकी कंट्री से ही बैन होंगे। तो एक मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव स्टेप है जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। और कुछ लोगों ने बोला था कि टिकटॉक को अनइंस्टॉल करने से क्या होगा, तो भैया हमारी पब्लिक ने एटलीस्ट स्टार्ट तो किया बॉयकॉट चाइना को। बॉयकॉट चाइना करने के लिए हमारी पब्लिक भी अच्छी तरीके से अपना काम कर रही है। अभी रिसेंटली हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 471 करोड़ का, मतलब 471 करोड़ का रेलवे प्रोजेक्ट था, जो 2016 में उन्होंने एक बीजिंग बेस्ड कंपनी को दिया था। उनको कंप्लीट करना था हमारे यहाँ एक रेलवे प्रोजेक्ट, मतलब सिग्नलिंग टावर्स वगैरह लगाने थे उन्हें, सिग्नल टावर्स वगैरह लगाने थे। वो उन्होंने एक बीजिंग बेस्ड कंपनी को दिया था, जो अब उन्होंने एकदम टर्मिनेट कर दिया है जब से गालवान वैली क्लैश हुआ है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने जो एमटीएनएल और बीएसएनएल है उनको भी हिदायत दी है कि आप अपनी 4G अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स में चाइनीज गेयर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आता है सबसे अहम सवाल, क्या हम चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं? कैन वी इफेक्टिवली बॉयकॉट चाइना? तो इसमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है वो ये है कि हमारी कंट्री को, हमारी गवर्नमेंट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मतलब जो R&D है उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें यह है कि चाइना अपनी जीडीपी का 2.18% जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है। इसको अगर हम कंपेयर करें इंडिया से, तो इंडिया सिर्फ 0.7% अपनी जीडीपी का इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है चाइना और इंडिया में इन चीज में। अब चाइना अपनी मिलिट्री में उतना स्पेंड नहीं कर रही है, इसके बजाय चाइना टेक्नोलॉजी में ज्यादा स्पेंड कर रही है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो। आपको पता है चाइना में गूगल नहीं है, चाइना का खुद का सर्च इंजन है, चाइना का खुद का व्हाट्सएप है। तो आप देख सकते हैं चाइना का खुद का जीपीएस है। चाइना इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स को कितना बढ़ावा देती है, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को कितना बढ़ावा देती है, अपनी टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्ट कर रही है। तो इससे हमें इंडिया को चाइना से सीखना पड़ेगा। दूसरा एक अहम पॉइंट यहाँ पे यह आता है कि इंडिया को जो इंटरेस्ट रेट्स हैं लोन्स पे वो कम करने पड़ेंगे और रेड टेपिंग कम करनी पड़ेगी। रेड टेपिंग इनफैक्ट हटानी पड़ेगी, ताकि हमारे यहाँ की जो एमएसएमईज हैं, हमारे यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे जो लोग हैं उनको इजीली लोन मिल पाए, जैसे कि चाइना में मिलता है। ये एक अच्छा प्रोविजन है जो हमें करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इंडिया को एफडीआई जो है, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो सर्विस सेक्टर से हटा के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ज्यादा करनी पड़ेगी। जैसे कि आपकी सोप हो गई, सोप इंडस्ट्रीज हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गई, कोल हो गई, और आपके आयरन माइनिंग हो गई, आयरन ओर माइनिंग हो गई, ये सब हो गई। इन सब चीजों में हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए।
ना कि सर्विस सेक्टर जो है आईटी सेक्टर उसमें। पांचवा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हमें अपनी इंपोर्ट बास्केट को एक्सपैंड करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? मतलब कि जो चीजें हम जरूरतमंद चीजें जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं वो हम दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करना शुरू करें, ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू करें इस चीज का। जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं इन चीज का ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू करें, दूसरी कंट्रीज से लेना शुरू करें। इससे हम चाइना का दबदबा अपनी मार्केट में कम कर सकते। अक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च के जो चीफ एनालिटिकल ऑफिसर हैं सुमन चौधरी जी, उन्होंने ये बोला था कि इंडिया अपना चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट 8.4 बिलियन डॉलर्स तक कम कर सकती है। मतलब अभी इस वक्त इंडिया 65.1 बिलियन डॉलर्स का सामान इंपोर्ट करती है चाइना से और सिर्फ 16.6 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करती है। तो आराम से 48.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट इंडिया का है चाइना के साथ। इसको इंडिया 8.4 बिलियन डॉलर और कम कर सकती है। कैसे? तो उन्होंने ये बोला था कि अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, मतलब कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हो गई और आपकी बाइसिकल पार्ट्स हो गए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गई, इन सब में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी इंडस्ट्री इन सब में अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, यहाँ पे लेबर को स्किल करें, तो चाइना पे हम अपनी डिपेंडेंसी इजीली कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो काफी सारे लोगों ने उठाया था कि सिर्फ इन चाइनीज ऐप्स को अनइंस्टॉल करने से या फिर टीवी तोड़ने से, इन सब चीजों से हम चाइना को बॉयकॉट कर पाएंगे। बहुत लोगों ने इस बात को मजाक में लिया था, लेकिन सोनम वांगचुक जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बताई थी हमें कि अगर हम एक हफ्ते में चाइना की एप्लीकेशंस को हटाना शुरू करें और एक साल तक चाइना के हार्डवेयर को अपनी डेली यूज जो है उसमें से अगर हम हटा दें, तो 2-3 साल में एक सिस्टमैटिकली अगर हम चलें तो 2-3 साल में हम चाइना को काफी हद तक बॉयकॉट कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टेज पे भी। अपनी इकोनॉमी अगर हम चाइना की डिपेंडेंसी से हटा दें, अब चाइना पे हमारी इकोनॉमी अगर ना डिपेंडेंट रहे, तो हमें ये सारी चीजें अगर हम अपनाएं तो हम ये कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला था कि 135 करोड़ की जनता अगर एकजुट होकर ये सब करे तो ये पॉसिबल है। इससे हम चाइना की बुलेट पावर को अपनी वॉलेट पावर का एहसास दिला सकते। कुछ लोगों ने इस चीज में आपत्ति भी उठाई थी, कुछ लोगों ने इस चीज को हंसी मजाक में भी उड़ा दिया था। खैर मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, बट ये चीज एटलीस्ट एक स्टेप तो है पहला जो हमारी जनता उठा सकती है, क्योंकि आर्मी तो अपना काम कर देगी लेकिन हमें जनता को भी ये काम करना पड़ेगा। ये सब चीजें करने से धीरे धीरे चाइना को ये समझ आ जाएगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट 2.0 हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। जिस तरीके से गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को चला के अंग्रेजों को भारत से भगाया था, उसी तरीके से चाइना को हम बॉयकॉट कर सकते हैं। ये वाली मुहिम चला के चाइना को ये समझ आ जाएगा कि अब भारत का नागरिक जो है वो बेवकूफ बनने वाला नहीं है। हम लोगों ने बागडोर उठा ली है कि चाइना को हम कैसे इंटरनेशनली बॉयकॉट कर सकते हैं। एक यूट्यूबर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमें चाइना को इंटरनेशनली आइसोलेट करना पड़ेगा। मतलब कि कंट्रीज जो हैं जो जिनका ट्रेड चाइना पे ज्यादा डिपेंडेंट है, हम लोगों को चाइना एक साथ आके चाइना को बॉयकॉट करना पड़ेगा। एक सिंपल से एग्जांपल दूं तो क्वाड मतलब 4 कंट्रीज का एक समूह है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान आती है। चारों कंट्रीज की चाइना से कुछ ना कुछ अपने लेवल पे प्रॉब्लम है। अगर हम चारों अपना ट्रेड इतनी अच्छी तरीके से बढ़ा लें जिससे हम चाइना को इंटरनेशनली थोड़ा बॉयकॉट कर सके, तो चाइना को समझ आ जाएगा कि आप इंटरनेशनली उसको बॉयकॉट कर रहे हैं और उसका जो सपना है इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का एकदम चकनाचूर हो जाएगा। जाते जाते मैं एक चीज और बोल के जाऊंगा। एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर ने ये बात बोली थी कि जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक से नीचे बात ही नहीं करते, और जब हमारी चाइना से लड़ाई होती है तो सिर्फ हम डिप्लोमेटिकली क्यों चीजों को देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया चाइना पे सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है तो ये वही लोग हैं जो बाद में ये चीज बोलेंगे कि देखो हमारी गवर्नमेंट ने कैसे हमारी जनता को वॉर की कगार पे ढकेल दिया चाइना के साथ। हमें पता है हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी है और चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी है। अच्छा, एक चीज और, चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने ये एकदम से सीरीज ऑफ ट्वीट्स करने शुरू करे थे जब हमारे यहाँ बॉयकॉट चाइना की मुहिम छेड़ी गई थी। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक मुहिम छेड़ने से, सिर्फ कुछ चीजों की वजह से चाइना थोड़ा हिल चुका है। अब सोचिए जब हम सारे लोग एक साथ चाइना को बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे तो चाइना किस लेवल पे हिलेगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगली वीडियो में मिलते हैं एक धमाकेदार वैंटेज पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।